नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, और इससे संबंधित जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 233 से स्टार्ट होता है और 237 तक पढ़ेंगे। ध्यान, 233 से लेके 237 तक। इसमें अनुच्छेद 233 हमने देख लिया, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 234। हेडिंग डालो आप सभी विद्यार्थी, अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 200, देखो इस अनुच्छेद में सुनना मेरी बात। देखो विद्यार्थी, ऊपर ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में राज्य स्तर पे सर्वोच्च कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है। और जिला स्तर पे सर्वोच्च कोर्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन बहुत सारे कोर्ट और आते हैं, जो कुछ दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं और कुछ फौजदारी मामलों की सुनवाई। और चाहे फौजदारी मामला हो चाहे दीवानी मामला हो, अंतिम जो जिला स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है। लेकिन हैं, बोलो बोलो। तो ये जो जिला लेवल पर जिला न्यायालय बोलते हैं इसको। लेकिन इसके ये दोनों प्रकार काम करता है, दीवानी भी और फौजदारी भी। अलग अलग समय इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जब ये फौजदारी मामलों पे काम करता है तब इसको सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय कहते हैं, सेशन न्यायालय या सेशन कोर्ट कहते हैं इसको। और दीवानी की जब करता है तब इसको जिला न्यायालय बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे भी तो बहुत सारे काम करते हैं, मैंने बताया था आपको, जेम, एसजेम, सीजेम, है ना, एडीजे, डीजे, ऐसे अलग अलग नाम बताए थे आपको। तो जो नीचे के अधिकारी होते हैं, यानी एडीजे से रैंक के नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो आरजेएस अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? आरजेएस होते हैं ना। फिर बाद में उनका धीरे धीरे प्रमोशन होता है। पहले तो जेम के रूप में उनको पोस्टिंग होती है, फिर एसजेम और फिर सीजेम के रूप में लास्ट में जाके वो एडीजे बनते हैं, डीजे तक रिटायरमेंट के आसपास होते हैं, ठीक है। तो 234 ये कहता है कि आपने जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की है ये तो 233 में कर ली, लेकिन इसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी तो होते हैं जिनको हम न्यायिक अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? न्यायिक अधिकारी। या फिर आप एक और समझ सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे बड़ा जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसको हम जज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जज कहते हैं। लेकिन इससे नीचे के जो जज होते हैं, एडीजे के भी नीचे वाला, उसको हम विद्यार्थी मजिस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट कहते हैं। और उसके लिए एक शब्दावली यूज ले सकते हो आप, न्यायिक अधिकारी। क्या लेते हैं? न्यायिक अधिकारी। तो 234 में इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। या फिर देखो मैं बताऊं, जेम, जेम के ऊपर कौन होता है? मतलब आप जब आरजेएस की तैयारी करते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या बनते हैं? जेम बनते हैं। जेम का प्रमोशन होगा तो क्या बनोगे? एचजेम। और एचजेम का प्रमोशन होगा तो सीजेम बनोगे। फिर सीजेम का प्रमोशन होगा तो एडिशनल डीजे। क्या बनोगे? एडिशनल डीजे, जिसको एडीजे बोलते हैं सामान्यतः, ठीक है। अब ये एडीजे पे दो प्रकार से आता है। जेम के रूप में आप नियुक्त हुए तो भी यहाँ पे पहुंच गए, और डायरेक्ट वकील कोटे से भी एडीजे बनते हैं, ठीक है ना। और फिर ये थोड़ा सा सीनियर हो जाता है तब डीजे कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डीजे। क्योंकि डीजे तो एक ही होगा, लेकिन ये डीजे रैंक के अधिकारी होते हैं। ये एडीजे भी क्या होते हैं? डीजे रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त होता है, जिला न्यायाधीश होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अब मैं नियुक्ति की बात कर रहा हूँ, इसकी जेम के रूप में जो नियुक्ति होती है या आरजेएस की नियुक्ति की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले हमने 233 में जो बात करी थी वो इस डीजे की नियुक्ति की बात करी थी। समझ गए अब? तो देखिएगा, अ, अनुच्छेद 234 लिख रहे हैं ना आप। देखो इस अनुच्छेद में न्यायिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, जुडिशरी सर्विस बोलते हैं इंग्लिश में, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, व्यक्तियों की भर्ती का उल्लेख मिलता है। ठीक लिया?
अब देखो, अब हम एक प्रकार से अन्य व्यक्तियों का मतलब ये आरजेएस वाली बात है, इसकी आरजेएस की नहीं, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करेगा? नहीं, पहले आरपीएससी उनका एग्जाम करवाएगी, एग्जाम में वो पास होंगे, फिर उसके बाद में उस फाइल को भेजेंगे वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं निकलता, आदेश निकलेगा किसकी तरफ से? राज्यपाल की तरफ से। तो इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन आरपीएससी और जो हाई कोर्ट है दोनों से परामर्श करके। देखिएगा, इनकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन लेकिन आरपीएससी और हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, इससे परामर्श के बाद, आरपीएससी और हाई कोर्ट से परामर्श के बाद निकलिए, तो इसमें अन्य न्यायाधीशों के बारे में उल्लेख मिलता है कि अन्य जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे इनकी भर्ती होती है। तो भर्ती तो कराएगी आरपीएससी, आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी, और फिर उसमें हाई कोर्ट से परामर्श लेकर, आरपीएससी दोनों से परामर्श लेकर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और सामान्यतः अगर व्यवहारिक ज्ञान में मैं बताऊं आपको, तो आरजेएस की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 234 क्या कहता है? आरजेएस की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ओके, ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा? आर्टिकल 234। अब लिखो आर्टिकल 235, अनुच्छेद 235। देखो, इस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। क्या लिखा है? इस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। अपनी न्यायपालिका ये है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला न्यायालय खुद आता है, और साथ ही में बहुत सारे न्यायालय आते हैं। आते कि नहीं आते? जैसे किसी में एससीजेएम बेटा है, किसी में जेएम बेटा है, किसी में सीजेएम बेटा बेटा है, और किसी में एडीजे बेटा है। बैठते कि नहीं बैठते? तो ये सारे और ये सभी कोर्टों को इसको तो जिला न्यायालय कहते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। और इन सबको जो इसके नीचे है, इनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। तो चाहे जिला न्यायालय हो चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, बात एक ही है ना, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय एक ही होता है। तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का होता है। क्या होता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का होता है। और मैंने आपको जब हाई कोर्ट पढ़ाया था, तो उसमें अधीक्षण की शक्ति पढ़ाई थी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका, उनके ऊपर सुपरविजन कर सकता है, उनका अधीक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो ये बात इसमें भी लिखी हुई 235 में। देखिएगा, हाई कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित मामलों में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखा जाता है। निम्नलिखित मामलों में नियंत्रण रखा जाता है। जैसे, पहला पॉइंट लिखो, पद स्थापन के मामले में, पद स्थापना के मामले में
कौन सा मामला विद्यार्थियों? पद स्थापना के मामले में। दूसरा पॉइंट लिखो, उनको प्रमोशन देते हैं ना, पदोन्नति देने के मामले में। दूसरा पॉइंट लिखो, पदोन्नति। भाई जो जिला न्यायालय वगैरह जो भी होते हैं या इनके लोअर कोर्ट जितने भी होते हैं, इन वालों को जो प्रमोशन देता है, प्रमोशन देने का अधिकार किसको? हाई कोर्ट को, पदोन्नति देने के मामले में। जैसे माना कि किसी आरजेएस की पोस्टिंग, इसकी आरजेएस की पोस्टिंग या जिला न्यायाधीश की पोस्टिंग अजमेर में है, तो उसका अगर हम बीकानेर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट ट्रांसफर करेगा उसका। कौन करेगा? तीसरा पॉइंट लिखो, स्थानांतरण करने के मामले में। माना कि जैसे अजमेर में किसी जज की पोस्टिंग है, चाहे वो डीजे हो चाहे नीचे के जो भी जज है उन, यानी कि आप एसडीएम के पोस्ट पे है या जेएम की पोस्ट पे है या सीजीएम की पोस्ट पे है, और आप अगर वकीलों के साथ जैसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और वकील आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपको पता है वकील तो आए दिन हड़ताल वगैरह करते रहते हैं, तो ये फिर संज्ञान में ले लेता है हाई कोर्ट। तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जज के जांच भी कर सकता है, उसको कहते हैं हम अनुशासनात्मक जांच करना। माना कि आज यहाँ पे कोई भी जज की जिसकी पोस्टिंग है, उस जज के ऊपर वकील आरोप लगा दे कि भाई इनका व्यवहार सही नहीं है, ये पैसे लेकर सुनवाई करते हैं, जो भी एक एक्स वाई जेड, तो फिर ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? जो है यहाँ पर चाहे डीजे की पोस्ट पर बैठा हो, चाहे डीजे से नीचे के रैंक के जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उस पोस्ट पर बैठा हो, तो उनके ऊपर हाईकोर्ट के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं विभागीय कार्रवाई। न्यायिक डिपार्टमेंट है तो उनका विभागीय कार्रवाई भी हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो लिखिएगा। हाँ जी, राज्यपाल का इसमें रोल, राज्यपाल का केवल नियुक्ति में रोल है, लेकिन इनके ऊपर जो कंट्रोल करने का काम है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। क्या लिखा आपने? स्थानांतरण के मामले में और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में। अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में जैसे जांच करना, दंड देना, कंपलसरी रिटायरमेंट करना, या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देना। जैसे मेरी बात सुनो, एक आप आरजेएस अधिकारी बन गए, तो आप 60 साल के बाद में रिटायरमेंट हो, कब होगे? 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होगे। अब माना कि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके व्यवहार को लेकर, तो हाईकोर्ट आपसे ये कह सकता है कि आप कंपलसरी क्या ले लो? रिटायरमेंट ले लो, पीआरएस जिसको बोलते हैं। पीआरएस तो खुद की इच्छा से लेता है, वो हाईकोर्ट आपको कह देता है भाई आप खुद ही क्या ले लो, मतलब आपको हम इस पोस्ट से हटा रहे हैं, तो उसको कहते हैं अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति लेना। तो ये सारा पावर किसको है? हाईकोर्ट को है। अगला लिखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 236। देखो अभी तक हमने देखा 233, तो 233 में तो क्या था? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है, और 234 में अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, और 235 में हाईकोर्ट के द्वारा जो जिला न्यायाधीश या फिर अन्य जो कोर्ट होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने वाली बात आती है। अब आ गया कौन सा? 236। 236 में निर्वाचन, निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अब आपके समझ में आएगा निर्वाचन क्या है। निर्वाचन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो लिखिएगा, इस अनुच्छेद में निम्नलिखित की व्याख्या, निर्वचन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। निम्नलिखित की व्याख्या की गई है, जैसे न्यायिक सेवा के पदों की न्यायिक सेवा के पदों की क्या की गई है? इसमें व्याख्या की गई। कहने का मतलब ये है कि आपने तो कह दिया अधीनस्थ न्यायालय, आपने तो क्या बोल दिया? अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या है? अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन से कोर्ट आएंगे? तो मैंने बता दिया कि एक तो आता डीजे,
कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन आने वाले चाहे जेएम हो, एसजेएम हो, सारे स्तर के जो भी कोर्ट होते हैं वो सब किस में आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। और उनकी और व्याख्या की गई है अनुच्छेद 236 में। तो देखो कौन कौन से न्यायालय आएंगे, उनका नाम लिख लो। सिविल जिला न्यायाधीश, कौन सा? सिविल जिला न्याय। मैंने कहा था आपको कि जब डीजे दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी को हम सिविल मामले भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तब उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या नाम मिलेगा आपको? दीवानी जिला न्यायाधीश। लिख लिए? उसके अलावा लिखो अपर जिला न्यायाधीश। और कौन से कोर्ट होते हैं? अपर जिला न्यायाधीश। लिख लिए? एक होता है संयुक्त जिला न्यायाधीश। लिख लिए? एक होता है सहायक सहायक जिला न्यायाधीश। कौन सा? देखो दीवानी जिला न्यायाधीश होता है, अपर जिला न्यायाधीश होता है, संयुक्त जिला न्यायाधीश होता है, सहायक जिला न्यायाधीश होता है। नहीं नहीं, वो नहीं है, अलग नाम है। सहायक को हम बोलते हैं एडीजे का मतलब तो एडिशनल होता है, अतिरिक्त होता है वो तो। एडीजे का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त होता है। ये जो सहायक होता है इसको बोलते हैं असिस्टेंट। सहायक का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट होता है विजय। इसके अलावा लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लघुवाद न्यायालय का न्याय। और समय समय पे ये जो व्याख्या चेंज होती रहती है। लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक लिख लो, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अपर मुख्य प्रेसिडेंसी, या प्रेसिडेंसी भी बोलते हैं इसको ना, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। इसके अलावा जब वो दीवानी न्यायालयों की के अलावा जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सेशन न्यायाधीश भी कहते हैं ना, सत्र या सेशन न्यायाधीश, ये भी होता है। और फिर उसके जो एडीजे रैंक वाला होता है उसको अपर कहते हैं। अपर सेशन न्यायाधीश बोल सकते हैं, या सत्र न्यायाधीश ये कह सकते हो। अपर सत्र, सत्र की जगह क्या लिख सकते हो आप? सेशन न्यायाधीश। और एक फिर इसके नीचे आता है सहायक। सहायक सेशन न्यायाधीश बोल सकते हो। सहायक सेशन सत्र। ये तीनों तो विद्यार्थियों फौजदारी मामलों से रिलेटेड है ये, फौजदारी मामलों से रिलेटेड। जिले में सबसे बड़ा सत्र न्यायाधीश होता है,
फिर उसके नीचे कौन होता है? अपर सत्र न्यायाधीश। फिर उसके नीचे कौन होता है? सहायक। और ये दोनों महानगर से रिलेटेड है, जैसे होता है ना, जैसे जयपुर है, जोधपुर महानगर है, तो ऐसे उनसे रिलेटेड होता है। और ये लघुवाद वाला थोड़ा अलग है। और बाकी ये सारे किससे रिलेटेड है? जो दीवानी मामले होते हैं उससे रिलेटेड। देख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 237। देखिएगा, राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि, अनुच्छेद 237 क्या कहता है? राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान, राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकता है। किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकता है। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, ये तो जो 236 में आपने निर्वचन वाली बात लिखी है, ये तो एक सामान्य बात है कि इसमें कौन कौन से न्यायाधीशों का उल्लेख मिलता है। दीवानी, अपर, संयुक्त, सहायक के अलावा लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट होता है, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है, सत्र न्यायाधीश होता है, अपर सत्र न्यायाधीश होता है, सहायक सेशन सत्र न्यायाधीश होता है। या फिर एक काम कर सकते हैं हम, इसको जो सामान्यतः जिले का जो कोर्ट होता है ना, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो दीवानी मामले और एक फौजदारी मामले। शायद उस दिन लिखवाया था मैंने आपको, नहीं लिखा हो तो अभी एक एक चार्ट और बना लो छोटा सा, एक नोट और डाल लो अलग से। ये 237 हो गया ना, इतना ही 237 में। जिला एवं सत्र न्यायालय ये जिला स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है विद्यार्थियों? जिला स्तर पे होता है कि नहीं होता? और ये दो प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। एक तो दीवानी मामलों की करता है, जिसको हम सिविल मामला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिविल मामलों की सुनवाई करता है। इसमें डायरेक्ट इसको दोनों प्रकार का अधिकार है दीवानी मामले में। अपीलीय अधिकार भी है और प्रारंभिक अधिकार भी है, मूल अधिकारिता में भी आता है। और एक फौजदारी, कौन सा? फौजदारी। फौजदारी को हम क्रिमिनल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल। या फिर इसको कह सकते हैं दांडिक। क्या कह सकते हैं? दांडिक मामला। ये दो प्रकार, दो भागों में हमने इसको बांट दिया। अब विद्यार्थी देखो, अगर इसकी बात करें हम, जब जिले का सबसे बड़ा न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? जिला न्यायालय। क्या बोलोगे? जिला न्यायालय। सबसे ऊपर क्या होता है विद्यार्थी इसमें? जिला न्यायालय होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? जिला न्यायालय। और जज को क्या बोलोगे आप? जिला न्यायाधीश बोलोगे। जज को क्या बोलोगे? जिला न्यायाधीश। कब? जब दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा होगा तब। और आपराधिक मामलों की वो सुनवाई करता है तब उसको क्या बोलोगे आप? सत्र या फिर सेशन न्यायालय। कोर्ट को तो यही बोलोगे ना, ये तो कोर्ट के बारे में लिखा रहा हूं मैं, तो सत्र या सेशन कोर्ट बोलोगे उसको।
और न्यायाधीश को क्या बोलोगे? हैं? सत्र न्यायालय में जो बैठेगा, जो मेन हेड होगा, उसको क्या बोलोगे आप? सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश बोलेंगे उसको। ओके। फिर इसके नीचे कौन आएगा विद्यार्थियों? तो इसके नीचे लिख लो आप वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश या वरिष्ठ सिविल न्यायालय। कोर्ट को तो न्यायालय बोलेंगे ना। इसके नीचे क्या आएगा? वरिष्ठ सिविल न्यायालय। और जज क्या इसका न्यायाधीश क्या कहलाएगा? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। क्या कहलाएगा? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। देख लो। और आएगा विद्यार्थी इसमें प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय के नीचे क्या आएगा? प्रथम श्रेणी सिविल की जगह दीवानी मिल सकता है ना? सिविल न्यायालय। फिर इसके नीचे आता है कनिष्ठ। क्या आता है? कनिष्ठ। कनिष्ठ है। क्या आता है? ठ आता है। कनिष्ठ। ये तो ठ लिख लो। कनिष्ठ सिविल न्यायालय। इसको विद्यार्थी मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ कोर्ट। मतलब ये कनिष्ठ का ही दूसरा नाम है। क्या कर लो। तो मुंसिफ न्यायालय भी कहते हैं इसको। देख लिए। जो कनिष्ठ है ना, कनिष्ठ, कनिष्ठ सिविल न्यायालय को हम मुंसिफ न्यायालय भी कहते हैं। ये तो आ गया ना भाई पूरा। कनिष्ठ सिविल न्यायालय जो है ना, इसी को हम मुंसिफ न्यायालय भी कहते हैं। नहीं समझे हो? देखो, सबसे अगर सिविल मामलों में या पैसों से लेन देन का कोई मामला है, उसको हम क्या कहते हैं? सिविल मामला कहते हैं या दीवानी मामला कहते हैं। उसमें जिला स्तर पर जो सुनवाई करेगा उस कोर्ट को क्या बोलेंगे? जिला न्यायालय बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। और जज साहब को क्या बोलेंगे? जिला न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? जिला न्यायाधीश या डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं उसको। फिर उसके नीचे जो आएगा वो वरिष्ठ सिविल न्यायालय। क्या होगा? वरिष्ठ सिविल न्यायालय। फिर उसके नीचे क्या आएगा? कोर्ट का नाम बोल रहा हूं मैं। उसके नीचे प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय। फिर उसके नीचे कनिष्ठ सिविल न्यायालय। और सिविल की जगह पर आपको दीवानी मिल सकता है। यहाँ पर भी दीवानी आ सकता है, यहाँ पर भी दीवानी आ सकता है, यहाँ पर भी दीवानी आ सकता है, क्योंकि सिविल दीवानी एक ही है। और जहाँ कनिष्ठ सिविल न्यायालय बोला है, इसका एक और नाम आम भाषा में प्रचलित है, मुंसिफ कोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि न्यायालय को कोर्ट कहते हैं हम। तो मुंसिफ न्यायालय बोलो चाहे मुंसिफ कोर्ट बोलो, बात एक ही है। तो जब आप आरजेएस बनते हैं, क्या बने आप? आरजेएस बने, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट में होगी, या फिर हम कह सकते हैं कनिष्ठ सिविल न्यायालय में होगी। अगर आप दीवानी मामलों की सुनवाई करने वाले बने हैं तो फिर उसके बाद में प्रमोशन होगा। जब कहाँ जाओगे आप? प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश बनोगे। फिर कहाँ बैठोगे आप? वरिष्ठ सिविल न्यायालय में बैठोगे। फिर और प्रमोशन होगा तो कहाँ बैठोगे? जिला न्यायालय में बैठोगे। और जिला न्यायाधीश का जब प्रमोशन हो जाता है, जिले का, पूरे जिले का एक ही होता है, जिले का जब इसका प्रमोशन हो जाता है, तब ये जाता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। क्या बनता है फिर ये? मुझे लगता है यहाँ से जब आप भर्ती हुए हो और यहाँ तक पहुँचोगे तो ही रिटायरमेंट के आसपास पहुँच जाओगे। और बाई चांस एक दो साल बच भी रहे तो आप हाई कोर्ट चले जाते हो, अगर प्रमोशन होता। समझ गए अब तो? लिख लिए सारे इधर के? ये दो व्यक्ति नहीं है। जिला न्यायालय और सत्र सेशन न्यायालय जो है ना, ये एक ही व्यक्ति बैठता है इन दोनों पदों पर। क्योंकि जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसको जिला न्यायालय नाम से संबोधित किया जाता है कोर्ट को, तो और न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहा जाता है। और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है
तब उसको हम सत्र न्यायालय नाम देते हैं। कोर्ट को क्या नाम देते हैं? सत्र न्यायालय। और जो सुनवाई करने वाला जज है उसको क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश बोलते हैं। तभी तो इसके लिए एक ही शब्दावली यूज होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय। समझ गए अब तो? इसमें लिखो विद्यार्थियों, इधर कौन होता है? इधर होता है विद्यार्थियों, सबसे ऊपर तो आ गया सत्र न्यायालय, उसके नीचे होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। मुख्य, तो इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी। दंडाधिकारी को कहते हैं मजिस्ट्रेट। क्या कहते हैं विद्यार्थियों इंग्लिश में? मजिस्ट्रेट कहते हैं इसको। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय भी कह सकते हो, या जज को क्या बोलोगे आप? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोल सकते, मजिस्ट्रेट। इतना ही लिख लो आप तो, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। प्रथम, जो कोर्ट में थोड़ा सा काम किया हुआ ना उसको पता है सब ये। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। और इसके बाद में आता है द्वितीय श्रेणी। कौन सा? द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी। लिख लो इसको। लिख लिया सभी बच्चों ने? क्या लिखा है? देखो, जिला न्यायालय को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जिला न्यायालय कहते हैं उसको, और एक सत्र न्यायालय कहते हैं। सत्र न्यायालय ये इधर वाले है ना सारे, ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सत्र या सेशन न्यायालय होता है। फिर उसके नीचे ये सारे आते हैं, फिर ये आते हैं, ये आते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, जेम, जेम, एससीजेम, सीजेम, और फिर एडीजे और डीजे। एडीजे और डीजे एक ही है। एडीजे और डीजे एक ही मानो आप, क्योंकि डीजे के काम सारे कौन करता है? एडीजे करता है। यह मैं आपको सामान्य बताऊं, जैसे जेम हो गया विद्यार्थियों, जेम के बाद में आता है एसीजेम। कौन आता है? एसीजेम। एसीजेम के बाद में आता है सीजेम। क्या आता है? सीजेम। सीजेम इसको कहते हैं मुख्य न्यायिक। देखो इसका, देखो चीफ, जे का मतलब क्या है यहाँ पर? न्यायिक। न्यायिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्टिस थोड़ी बोलेंगे, हैं? जज हो जाएगा ना, जुडिशरी। और दंडाधिकारी का मतलब मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है एडीजे। कौन आता है? एडिशनल डीजे बोलते हैं उसको। एडीजे बोलते हैं हम सामान्यतः। क्या बोलते हैं? एडीजे। और एडीजे काम करता है डीजे का, डीजे की मदद करने के लिए होते हैं। तो एडीजे और डीजे। अब देखो, अगर आप यहाँ केस हार जाते हैं तो आप अपील कहाँ कर सकते हो? डीजे के पास कर सकते हो। अब डीजे के पास बहुत सारी अपील आ जाती तो अकेला सुनवाई नहीं करता, तो फिर एक जैसे एडीजे फर्स्ट, एडीजे एडीजे सेकंड, थर्ड, फोर ऐसे बना रखे उसने। माना कि अजमेर की बात करता हूं मैं, तो अजमेर में एक तो डीजे बैठता है और 5 एडीजे बैठते होंगे। माना कि प्रॉपर नहीं बता रहा मैं, माना कि 5 बैठते हैं। अब एक दिन में डीजे के पास 100 केस आ गए। कितने आ गए? 100 केस आ गए। तो 100 की सुनवाई अकेला थोड़ी कर लेगा वो। तो फिर ऐसे में क्या करेगा? 20-20 इनको बांट देगा। जैसे एडीजे फर्स्ट को 20 दे दिए, एडीजे सेकंड को 20 दे दिए, एडीजे थर्ड को 20 दे दिए, एडीजे फोर को 20 दे दिए, और 20 खुद के पास रख ली। तो एक दिन में आराम से 100 मामलों की सुनवाई हो जाएगी ना। क्योंकि इसके पास जो डीजे होता है, डायरेक्ट मामले भी आते हैं इसके पास, उनकी भी सुनवाई करनी पड़ती है, और अपील भी आती है इसके पास। अपील का मतलब है ये जो लोअर कोर्ट है, इनके द्वारा जो सुनवाई की गई, इनके द्वारा जो फैसला दिया गया, उस फैसले के विरुद्ध जाकर अपील की जा सकती है। और मैंने आपको जब डीजे के बारे में लिखाया है तब लिखाया भी था कि भाई इसको अपीली अधिकारिता भी है और प्रारंभिक अधिकारिता भी इसको प्राप्त होती है। प्रारंभिक अधिकारिता उसको कहते हैं जहां पे उसको प्रारंभिक रूप से या मूल रूप से सुनवाई करने का अधिकार होता है। समझ गए?
अब एक पॉइंट डालो विद्यार्थियों, आप सिविल न्यायालय पॉइंट डालो अलग से। सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय को और क्या बोल सकते हैं आप? दीवानी न्यायालय, या इसको सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सिविल कोर्ट। दीवानी न्यायालय बोलो, सिविल न्यायालय बोलो, आदि हिंदी आदि इंग्लिश आ गई उसमें। सिविल तो आ गया किसका? इंग्लिश का। और न्यायालय आ गया किसका? हिंदी का आ गया विद्यार्थी। लेकिन आम भाषा में हम बोलते हैं उसको सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय, बात एक ही। लिखिएगा, संपत्ति से संबंधित विवाद और आपसी लेन देन से संबंधित, आपसी लेन देन से संबंधित आपसी लेन देन से संबंधित विवाद की सुनवाई दीवानी न्यायालय में की जाती है। अब देखो विद्यार्थियों, एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसमें कौन कौन से दीवानी न्यायालय होते हैं? तो दीवानी न्यायालयों में सबसे बड़ा तो कौन सा है? जिला न्यायालय होता है। सबसे बड़ा तो कौन सा होता है? जिला न्यायालय। फिर उसके नीचे वरिष्ठ सिविल न्यायालय भी होते हैं, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय भी होते हैं, ये तो महानगर वगैरह उनमें होते हैं। और एक कनिष्ठ सिविल न्यायालय होते हैं। ये मुख्य रूप से मैं बात करूं विद्यार्थियों, तीन होते हैं। एक तो सबसे नीचे नीचे कौन सा होता है? कनिष्ठ। और उससे ऊपर होता है वरिष्ठ। और उससे ऊपर होता है जिला न्यायालय। ये तो वहाँ होते हैं जो महानगर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर बनाते हैं। तो जरूर नहीं है कि चारों मतलब चार श्रेणियां हैं, लेकिन ज्यादातर एक जिले में मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, कनिष्ठ, वरिष्ठ और जिला, तीन होते हैं। तो उसमें से पहला लिखो आप, मुंसिफ न्यायालय। एक नहीं, मुंसिफ। पहला कौन सा है? मुंसिफ न्यायालय। और इसको क्या बोलेंगे? कनिष्ठ न्यायालय भी बोल सकते हैं, कनिष्ठ सिविल न्यायालय। क्या बोलते हैं इसको? कनिष्ठ सिविल न्यायालय। अब देखो विद्यार्थियों, माना कि कोई ऐसा मामला है जो 25,000 रुपए तक की लेन देन का है। कितना? 25,000 रुपए तक का कोई मामला है, तो उस मामले की सुनवाई कहाँ पर होगी? कनिष्ठ में होगी। और अगर आप कनिष्ठ में हार जाते हैं, तो इसकी अपील कहाँ कर सकते हो? वरिष्ठ में कर सकते हो। और वरिष्ठ में हारोगे तो फिर कहाँ करोगे? देखिएगा, इस न्यायालय में, कनिष्ठ में, इस न्यायालय में 25,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक के दीवानी मामले आएंगे ना इसमें। तो 25,000 रुपए तक के दीवानी मामले दायर किए जाते हैं। 25,000 तक के मामले दायर किए जाते हैं। लिख लिया? देखो, इस इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ करोगे अपील? वरिष्ठ सिविल न्यायालय में। इस न्यायालय के विरुद्ध, नहीं, इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील वरिष्ठ सिविल न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर वरिष्ठ सिविल न्यायालय में की जा सकती है। लिख लिया? तो ये कौन सा हो गया अपना? कनिष्ठ हो गया विद्या। एक सीडी होती है पूरी।
अब लिखेंगे हम वरिष्ठ सिविल न्यायालय, मतलब बता दिया ना आपको 25,000 तक। 25,000 तक का जो कोई मामला है, या 25,000 तक का जो भी संपत्ति की वैल्यू है, वो वाला सवाल, 25,000 तक। अब लिखो आप वरिष्ठ सिविल न्यायालय। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें तो 25,000 तक वाला मामला लेकर आ रहे थे आप। कौन सा? 25,000 तक। अब इसमें कौन सा आएगा वरिष्ठ में? 25,000 से लेके 50,000 तक के मामले। देखो इसके अंतर्गत, या इसमें 25,000 से लेकर 25,000 से अधिक, 25,000 से अधिक से लेकर 50,000 तक के दीवानी मामले दायर किए जाते हैं। या फिर ऐसे लिखा दूं ना, 25,001, ऐसे लिखा दूं, 25,001 रुपए से लेकर 50,000 तक का जो मामला है, वो किस में दायर किया जाता है? वरिष्ठ सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है। लिख लिया? ये बात तो लिखने की आवश्यकता नहीं ना, ये कनिष्ठ सिविल न्यायालय के निर्णयों की अपील सुन सकता है। कनिष्ठ सिविल न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले की अपील सुनता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है तो, क्योंकि जस्ट इससे पहले यही बात लिखवाई मैंने। एक बात लिख लेते हैं अपन इसमें। तो वरिष्ठ सिविल न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है, तो इस निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हो आप? जिला न्यायालय में अपील कर सकते हो। लिखिएगा, इसके निर्णय के विरुद्ध, किसके? हाँ, इसके निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। लिख लिया? अब कौन सा पढ़ोगे आप? जिला न्यायालय, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, जिला सिविल न्यायालय दे सकते हैं ना। देखो उधर वाला तो क्या कहलाता है? जिला सत्र न्यायालय कहलाता है। वो तो इधर का क्या कहलाएगा? सत्र न्यायालय कहलाता है। इधर का, इधर वाले को क्या कह सकते हो आप? जिला सिविल न्यायालय कह सकते हैं, जिला दीवानी न्यायालय भी कह सकते हो। बात एक ही, वो मतलब समझ में आना चाहिए बस, केवल बात ही। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बारे में लिखो। अब इसमें बताओ कौन से मामलों की सुनवाई होगी? जो 50,001 से अधिक मामला हो, यानी 50,001 रुपए से अधिक के जो मामले होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। या 50,000 से अधिक वालों की। देखिएगा, इसमें 50,001 रुपए से 50,000 रुपए, 50,001 रुपए का मामला हो या उससे अधिक, 50,001 या उससे अधिक मूल्यों के दीवानी मामले दायर किए जाते हैं। 25,000 तक का तो कहाँ पर दायर करते हैं? मुंसिफ कोर्ट में या कनिष्ठ सिविल न्यायालय में। ठीक है। उसके बाद में अगर आप 25,001 से लेकर 50,000 तक के जो मामले हैं, वो कहाँ पर दायर करते हो? वरिष्ठ में। और जहाँ 50,001 से लेकर या उससे अधिक वाले जो मामले हैं, उनको दायर कहाँ पर करोगे? जिला न्यायालय में करोगे। ठीक है। अब जिला न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है, तो इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाओगे आप? अब कौन सा विकल्प अपने पास? हाई कोर्ट। देखिएगा, जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध या जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
तो देखो विद्यार्थियों, कनिष्ठ सिविल न्यायालय बोलो, फिर इसके बाद में वरिष्ठ बोलो या प्रथम श्रेणी बोलो, बात एक ही है। कई जगह पर इसको किस नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ सिविल न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सामान्य जो जिला होता है उसमें वरिष्ठ सिविल न्यायालय बोलते हैं इसको, और महानगर वाला जो मामला होता है उसमें क्या बोलते हैं इसको? प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इधर फौजदारी मामलों में। तो दीवानी मामले किसको कहते हैं हम? आपसी लेन देन का मामला हो, कोई जमीन से संबंधित विवाद हो, दहेज को लेकर कोई विवाद हो, या फिर जैसे चेक बाउंस वगैरह के मुकदमे चलते हैं ना, ये सारे किस्म चलते हैं विद्यार्थियों, दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी क्रिमिनल या दांडिक मामले कौन से होते हैं? लड़ाई झगड़े का कोई मामला हो, मारपीट का हो, हत्या हो, रेप हो, ये सारे मामले किस में जाते हैं? लूट, चोरी, डकैती, वो सब आते हैं किसमें? फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो लगो अब अगला न्यायालय लिखो, फौजदारी न्यायालय। ये तो सिविल न्यायालय वाली बात होगी भाई। एक जिले में दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, दीवानी भी होते हैं और फौजदारी भी होते हैं। फौजदारी न्यायालय या फौजदारी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जो भी बोलना चाहते हो आप, या दांडिक न्यायालय भी बोलते हैं, या कोर्ट को हम अदालत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदालत। तो अदालत जैसी शब्दावली भी आपको मिल सकती। ये तो लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, इसमें कौन से मामले आएंगे। देखो, देखो, देख लो भाई, फौजदारी में क्या क्या आते हैं, देख लो। चोरी, लूट, डकैती, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, धोखाधड़ी, डिवोर्स का मामला दीवानी में। डिवोर्स, ये डिवोर्स जो होता है, या फैमिली कोर्ट के जो भी फैमिली कोर्ट है ना, एक होता है जो पारिवारिक न्यायालय होता है, पारिवारिक न्यायालय भी दीवानी न्यायालय का ही हिस्सा है एक। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको फैमिली कोर्ट तो अलग से, इसलिए मैंने यहाँ फैमिली कोर्ट के बारे में कुछ नहीं। उसको हम कुटुंब न्यायालय भी कहते हैं। फैमिली कोर्ट को क्या कहते हैं भाई? फैमिली कोर्ट तो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? पारिवारिक न्यायालय। क्या बोलेंगे? और सामान्यतः क्या बोलेंगे उसको? कुटुंब न्यायालय या कुटुंब अदालत भी कह सकते हैं। कुटुंब मतलब परिवार ही तो होता है, कोई सी भी शब्दावली मिल सकती है। और वो दीवानी न्यायालय का मामला। एक मिनट, क्या बोला आपने, क्या लिखा है? फौजदारी मामले कौन कौन से होते हैं? लूट, चोरी, डकैती, मारपीट, मारपीट भी लिख लो, मारपीट, हत्या वगैरह सब कुछ आ गया इसमें ना। जैसे आप सुना होगा मर्डर, हाफ मर्डर, वो सब इसमें आते हैं। ऐसे तो जब मैं कानून पढ़ाता हूँ तो पूरी बातें पढ़ाऊंगा आपको। मानव वध क्या होता है, हत्या क्या होती है, लूट, चोरी, डकैती, इनमें क्या अंतर है, इनमें सब में भी अंतर है थोड़ा थोड़ा। कौन सी धारा में इनकी परिभाषा दे रखी है, कौन से में दंड दे रखा है, कितना दंड दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती। लेकिन आप लोगों के लिए काम की नहीं, जिन विद्यार्थियों के लिए काम की उनको बता दूंगा, और आपकी भी जब इच्छा हो तो बता दूंगा। देख लिया आप लोगों ने? तो इसमें देख विद्यार्थी, इधर हमने नाम तो लिखे 4, कितने लिखे थे? पढ़ाया मैंने कितने के बारे में? 3 के बारे में पढ़ाया। 3 किस किस के बारे में? हम्म, एक तो कनिष्ठ के बारे में पढ़ाया, एक वरिष्ठ के बारे में पढ़ाया, एक जिला। किसको खा गया मैं? प्रथम श्रेणी। तो मैंने कहा वरिष्ठ बोलो चाहे प्रथम श्रेणी बोलो, बात एक ही। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जहां मुकदमों का ज्यादा भार होता है तो वहां पर देखो सबसे पहले आता है विद्यार्थी प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। कौन आता है? प्रथम श्रेणी। और कई जगह ज्यादा मुकदमे होते हैं तो वह द्वितीय श्रेणी वाला भी बना देते हैं। ठीक है, कई जगह इसको प्रथम श्रेणी कहते हैं, कई जगह द्वितीय श्रेणी कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आता है, मतलब सीजेएम जिसको कहते हैं। मतलब पहले ये एसीजेएम है विद्यार्थियों, तो क्या बोलते हैं हम? एसीजेएम। और ये क्या है? सीजेएम। और ये है सत्र न्यायालय, या जिसको हम डीजे कहते हैं। ये डीजे है अपने आप में, क्या है ये? डीजे। और ये क्या है? सीजेएम। और ये क्या है? एसीजेएम। और ये क्या है? जेम। ये क्या है? आरजेएस बनते हैं ना आप, तो क्या बनते हो सबसे पहले? जेम। अगर माना कि आपका प्रमोशन हो गया तो आप क्या बनोगे फिर? वरिष्ठ सिविल न्यायालय के न्यायाधीश बनोगे, या फिर प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश बनोगे आप, या फिर आप इधर जाके क्या बनोगे? प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। फौजदारी मामलों की सुनवाई करोगे जब आपको मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और इधर तो विद्यार्थियों अगर आप सिविल मामलों की सुनवाई करते हो तो वरिष्ठ और कनिष्ठ आपको पुकारा जाएगा इधर। और वहां पर क्या पुकारा जा रहा है आपको? प्रथम श्रेणी। और फिर और प्रमोशन होगा जब क्या बनोगे आप? सीजेएम।
एक व्यक्ति होता है ना, जैसे आरजेएस बनता है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर मैं तो केवल दांडिक मामलों की सुनवाई करूंगा, मैं सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करूंगा। दोनों मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है आप। और कई बार तो एक ही कोर्ट को दोनों अधिकार दे देते हैं, समझे नहीं? जैसे माना कि एक एससीजेएम कोर्ट है, तो एससीजेएम कोर्ट दीवानी मामलों की सुनवाई भी करता है और फौजदारी मामलों की सुनवाई। बड़ा मतलब खिचड़ी बन जाती है इसकी, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसका क्या होता है। क्या लिखा है? फौजदारी मामले लिख ली। देखो, एक जिले में निम्नलिखित फौजदारी न्यायालय होते हैं। एक जिले में निम्नलिखित फौजदारी न्यायालय होते हैं। पहला लिखो, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। प्रथम श्रेणी बोलो चाहे द्वितीय श्रेणी बोलो, बात दोनों का काम एक ही है। मतलब कई जगह इसको द्वितीय श्रेणी कहते हैं, कई जगह प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी कहते हैं। एक और नाम लिख लो इसका, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। लिख लिया? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इसको। देखो, अब देखो मेरी बात सुनना। एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूं, हालांकि अंतर करना इतना आसान नहीं है। तीन नाम लिख दिए मैंने। माना कि आपने किसी के सामान्यतः लात घूंसे मार दिए, सामान्यतः केस हुआ मारपीट का, जिसमें ज़्यादा चोट नहीं है, मतलब नॉर्मल चोट, थप्पड़ थप्पड़ मार दी वगैरह, ऐसे छोटे मोटे मामले, तो उनकी सुनवाई कहाँ पर होगी? एससीजेएम में होगी। माना कि आपने भयंकर मारा, लेकिन अधमरा नहीं किया, उसको हाफ मर्डर नहीं है वो, या मैं तो कहता हूँ हाफ मर्डर कर दिया आपने। क्या कर दिया? हाफ मर्डर कर दिया। तो हाफ मर्डर की सुनवाई कहाँ पे होगी? माना कि पूरा ही मर्डर कर दिया, तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? जिला न्यायालय में। 70 न्यायाधीश बोल, समझ गया? अब तो थोड़ी सी मारपीट की एससीजेएम में, ज्यादा मारपीट की एससीजेएम, और बिल्कुल ही मार दिया डीजेएम होगी। ठीक है, अब तो समझ जाओगे। तो आप सबसे पहले लिखा होगा अपने प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, इसको क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं विद्यार्थियों। देखो, इस प्रकार के न्यायालय में सामान्य मारपीट ऐसे मामलों की सुनवाई होती। इस प्रकार के न्यायालय में सामान्य मारपीट, कौमा चोरी, छोटी चोरी होती है ना, चोरी इत्यादि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। देख लिए? एक तो कोई सामान्य मामला होता है, क्रिटिकल होता है, एक सुपर क्रिटिकल होता है। कह सकते हैं ना, एक कोई सामान्य मामला है, उसकी सुनवाई तो यहाँ पे हो जाती है। एक थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, उस मामले की सुनवाई सीजे में कर लो। और बिल्कुल सुपर क्रिटिकल मामला हो गया तो उसकी कहाँ कर लो आप? डीजेएम कर लो। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने, किसी का थप्पड़ मारी तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? एससीजेएम में। अगर हाफ मर्डर कर दिया तो उसका सीजेएम में, और पूरा मर्डर कर दिया तो डीजे कोर्ट में सुनवाई। अब देखो, इसके निर्णय, इसको हम बोलते हैं सामान्यतः एससीजेएम। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एससीजेएम। मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब एससीजेएम ने जो निर्णय दिया है, इसके विरुद्ध जाके आप अपील कहाँ कर सकते हो? सीजेएम में जाके अपील कर सकते हो। इसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या फिर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहते हैं। तो क्या इसमें तो एक मिनट,
अपील थोड़ी लिखा है आपने, लिखो इसके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजेएम का दूसरा नाम क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और एक और नाम लिख लो इसका, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहते हैं। सीजेएम को क्या कहते हैं? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष की जा सकती, यानी कि एसडीएम कोर्ट में आपकी जो सुनवाई हुई है उस निर्णय के विरुद्ध आप अपील कहाँ कर सकते हो? सीजेएम में जाकर अपील कर सकते हो। और इस एसडीएम में जो मामले आएंगे वो कौन से आएंगे? चोरी, छोटा मोटा मारपीट वगैरह, ये इसमें मामले आते हैं। और ये जो एडीजे होते हैं, एडीजे का काम तो क्या है? डीजे की मदद करना। मतलब एडीजे डीजे रैंक का अधिकारी एक होता है। जैसे अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, पुलिस में एक पोस्ट होती है विद्यार्थियों, डीजी। क्या होता है? डीजी, पुलिस महानिदेशक। तो पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक के जो बैच वगैरह जो लगते हैं, जो पद उनका एक ही होता है मतलब, लेकिन डीजी के पद पे तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, पुलिस महानिदेशक के पद पे तो एक ही बैठेगा, बाकी को तो फिर अतिरिक्त महानिदेशक बोलते हैं। तो इसी प्रकार न्यायपालिका में चलता है ये सिस्टम। तो डीजे तो एक को ही बोलेंगे, जिला न्यायाधीश तो एक को ही बोलेंगे, फिर बाकी को क्या बोलते हैं? हम अतिरिक्त बोलते हैं। शक्तियां लगभग समान होती है, लेकिन मेन शक्ति तो जो जो मेन सत्ता पे बैठा है, जैसे माना कि विद्यार्थियों में 5 व्यक्तियों को मिलकर काम करना है, लेकिन 5 में अध्यक्ष मैं हूँ, तो ज़्यादा शक्ति तो मेरे पास ही रहेगी ना। आपको तो नॉर्मल काम दूंगा, ज़्यादा ज़्यादा इन, हालांकि मैं न्यायपालिका के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ इनकम स्रोत कम है, केवल बेगार वाला काम ज़्यादा करना है आपको, आप करते रहोगे, लेकिन मेन जो क्रीम क्रीम वाली चीज़ें हैं वो तो मेरे पास ही रखूंगा मैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जैसे माना कि कोई एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने में कई, जैसे दिल्ली जैसे बड़े जो शहर है उसमें 5-5 इंस्पेक्टर एक ही थाने में होते हैं, और एक इंस्पेक्टर को उसका इंचार्ज बना के रखते हैं। मतलब सबकी रैंक सेम है, सब 5 इंस्पेक्टर है। कितने हैं? 5 इंस्पेक्टर है, लेकिन एसएचओ एक ही होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर एक कोई बना रखा है, थानाधिकारी एक कोई बना रखा है, और बाकी 5 सीआई वहां पे काम कर रहे हैं। यानी कि समान रैंक के एक को तो बना रखा है हेड, और बाकी 4 उसके अधीन काम कर रहे हैं। जैसे पॉक्सो जैसे मामले होते हैं या बड़े मामले होते हैं, हत्या जैसे मामले होते हैं, तो उनमें सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सबको बराबर है। किसको है? सबको बराबर। लेकिन ऑर्डर किसका चलेगा? जो एसएचओ लगा हुआ है, जो थानाधिकारी लगा हुआ है, उसका ही चलेगा। तो वो क्या करता है, मेन जो फाइल होती है उसको पता है इसमें पैसे आने वाले हैं, उसको तो खुद के पास रख लेता है, और उसको पता है फाइल उलझी हुई है, इसमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, साहब आप करो इसके, आप इसमें तफ्तीश करना, आप इसमें तफ्तीश करना। 5 फाइल आई, 5 में एक में पैसे आने की संभावना है, 4 में नहीं है, 4 तो उनको बांट देगा और एक खुद के पास रख लेगा। एक मानवीय स्वभाव में होता है ये सारी चीज़ें। अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो ऐसे करोगे। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं तो वो कोई सी फाइल किसी के पास जाने कहाँ फर्क पड़ता है। क्या लिखा आपने? इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ पे अपील की जा सकती है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। अगला लिखो विद्यार्थी, दूसरा, फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाला दूसरा कोर्ट। एक कोर्ट तो हो गया ना ये वाला। अब कई जगह इसको प्रथम श्रेणी कहते हैं, कई जगह द्वितीय श्रेणी कहते हैं। प्रथम श्रेणी तो ज़्यादातर जो महानगर वगैरह होते हैं वहाँ पे कहते हैं, और जो सामान्य जिले होते हैं वहाँ पे द्वितीय श्रेणी कहते हैं। तो आप लिखो दूसरा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या सीजेएम। अब कौन सा आएगा? सीजेएम। एक बार गूगल पे सर्च करना सीजेएम की फुल फॉर्म क्या होती है। या ऐसे ऐसे कर लेना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं? सीजेएम लिख लिया विद्यार्थी आपने? तो ये तो सामान्य मारपीट जैसे मामलों की सुनवाई करता है, ये थोड़े गंभीर जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। जुडिशियल, जुडिशरी नहीं होती है ना, जुडिशियल होता है। सीजेएम का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, एम का मतलब मजिस्ट्रेट ही है, और हिंदी में इसको दंडाधिकारी कहते हैं। लिखो विद्यार्थी इसमें, ये इस कोर्ट में, इस कोर्ट में गंभीर प्रवृत्ति के
गंभीर प्रवृत्ति के फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। उसमें तो सामान्य मारपीट आ गई थी, इसमें गंभीर मारपीट आ गई। इस कोर्ट में गंभीर प्रवृत्ति के फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। देख लिया? अब बताओ, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे हम? कहाँ पे करेंगे? जिला सत्र न्यायालय में। कहाँ पे करेंगे? या सत्र न्यायालय भी बोल सकते हो आप। देखो, इसके निर्णय के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायालय को क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट। इसके निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील किया जा सकती है। सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। माना कि विद्यार्थियों, छोटा सा मामला चल रहा था अपना एससीजेएम कोर्ट में। किसमें चल रहा था? मारपीट का मामला था। एससीजेएम कोर्ट ने मुझे सजा सुना दी। मैं कहा जाऊंगा सीजेएम के पास, कहूँगा जाऊंगा, या तो सीजेएम मुझे माफ़ करें। माफ़ नहीं करता है तो फिर इसने जो निर्णय दिया है सीजेएम ने, तो इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा, सेशन कोर्ट में जाऊंगा। और सेशन कोर्ट भी अगर मुझे मना कर देता है कि आपकी सज़ा बरकरार रहेगी, तो फिर कहाँ जाऊंगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया तो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, दया याचिका लगाऊंगा, और इतने में बुजुर्ग हो जाऊंगा। हाँ, होगा नहीं होगा बताओ? तो ऐसा विद्यार्थी न्यायपालिका बहुत लंबी चलती है। जब कोई मामला हो जाता है, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है और कितना फास्ट काम हुआ है, और बाद में ना कई बार इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। अगर आप न्यायपालिका को उलझाना चाहो ना, तो कई ऐसे शातिर क्रिमिनल होते हैं जो वो उलझा के रखते हैं। वो तारीख पे तारीख लेते हैं, वो जानबूझ के तो लेते हैं कि पहले तो वो तारीख पेशी हम निकाल देंगे। जैसे आपके साथ मारपीट की, या जो भी आपके साथ घटना कारित कर दी उन्होंने, चोरी लूट डकैती जो भी हुई, आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, मैं मुलजिम हूँ। अब मैं एक बार तो जमानत पे तो बाहर आ ही जाऊंगा, जमानत पे बाहर आने के बाद में तारीख पेशी चलती रहेगी, क्या दिक्कत है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लंबा केस चलता है, और लंबा केस चलने के बाद में लास्ट में आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बाइज्जत बरी कर दी। तभी तो आजकल न्यायपालिका के ऊपर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगने लगे, भाई आप ये जो कुछ मामले हैं इनकी जल्दी सुनवाई किया करो। और ये लोक अदालतें वगैरह ना इसलिए लगाते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप आराम से दोनों पक्ष बैठ के क्या कर लो, समझौता कर लो। और लोक अदालत में आपने अगर कोई फैसला कर लिया ना, तो उसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। जैसे आपका मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, आप दोनों पार्टियां बैठी और आपने लोक अदालत में क्या कर लिया? फैसला कर लिया। तो ये नहीं कि आप उस फैसले के विरुद्ध सीजेएम के पास चले जाओ, या डीजे के पास चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फिर नहीं जा सकते हो। ये पॉइंट पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, शायद कांस्टेबल का एक भर्ती पिछली भर्ती में पूछा गया था कि किसके निर्णय के विरुद्ध आगे अपील नहीं की जा सकती। तो माना कि एसडीएम ने कोई फैसला सुनाया, तो इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यस या नो? सीजेएम के निर्णय के विरुद्ध और जिला न्यायालय के विरुद्ध की जा सकती है, और लोक अदालत के विरुद्ध नहीं की जा सकती। लोक अदालत में अगर कोई फैसला हो गया, क्योंकि लोक अदालत में जो भी फैसले किए जाते हैं ना, वो आपसी सहमति से किए जाते हैं। ओके, अब लिखो आप सेशन कोर्ट। लिख लिया ना? इसके निर्णय के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब कौन सा आएगा? सत्र न्यायालय। सत्र। तो इसमें तो कौन सा मामला आया था? एससीजेएम में तो सामान्य मामले आए थे, और इसमें कैसे आए थे? थोड़े गंभीर आए थे। और इससे भी ज्यादा गंभीर, अगर जैसे कोई हत्या वाला मामला हो, या कोई सामूहिक रेप का मामला हो, या बड़ी डकैती हो, तो वो सारे मामलों की सुनवाई कहां पर होती है? सेशन कोर्ट में होती है। देखिएगा, इस कोर्ट में इस कोर्ट में अत्यधिक गंभीर अत्यधिक गंभीर फौजदारी मामलों फौजदारी मामलों जैसे हत्या, डकैती,
सामूहिक बलात्कार, डॉट डॉट, और भी हो सकता है ना कोई। एक सामान्य आइडिया दे दिया मैंने। की सुनवाई होती है, सुनवाई की जाती है। सुनवाई की जाती है। देख लिया। अब सेशन कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध कहाँ जाओगे आप? हाई कोर्ट। देखो, इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस क्लास को यहीं विराम देना पड़ेगा। धन्यवाद।